आपका इंटरेस्ट जरा भी खत्म हो जाए। और ऐसी मूवी का हम कोई वन लाइन नहीं देने वाले, बल्कि सीधे कूद पड़ेंगे कहानी के अंदर, चलिए आ जाइए। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में चाइना में एक जंगल नाम के छोटे सिटी को दिखाते हैं। यहाँ के रईस परिवारों में से एक है कोएन परिवार। इस परिवार का वारिस है दोस्तों मूवी का हीरो, जिसका नाम है लिन। तो उसे लोग एक ऊंचे तख्ते पर बिठा कर लेकर आते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उसकी प्रशंसा में नारे लगाते हैं। वेल, इसके बाद वो एक बढ़िया सी जम करके वहां बनाए हुए स्टेज पर आता है। लड़कियां तो उस पर फिदा हैं दोस्तों, क्या कहें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रईस घर का है, बल्कि इसलिए भी कि वो एक दमदार फाइटर है और हर फाइटिंग मैच वही जीतता है। और ये भाई साहब जो चश्मा पहनकर खड़ा हुआ है, ये लिन के घर में काम करता है। वैसे ये लिन का नौकर है, लेकिन लिन उसको अपना नौकर नहीं, अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। तो चलो इसको हम सर्किट कहेंगे। लिन कहता है कि कौन आज मुझसे लड़ने चाह रहा है। तो पैरी नाम का एक आदमी उसकी ललकार स्वीकार कर लेता है और लिन से खूब लड़ता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, उसकी एक भी मार लिन को नहीं लगती। लिन तो बंदर की तरह छलांग मार मार कर उसकी धुलाई कर देता है। इस सिटी में जो भी लिन के साथ लड़ता है वो इस तरह मार खाकर हमेशा अपनी हार मान लेता है। और फिर ये मैच जीतने वाले लिन को एक कप दिया जाता है, जिसे लेकर वो बड़े शान से घर पहुंचता है। सर्किट कहता है कि वाह, ये आपका 126वां कप है मालिक। तभी लिन का पिता, जिसका नाम शॉन है, वो पूछता है कि आज तुमसे किसने लड़ाई की। लिन कहता है कि क्या पापा, रोज रोज इस सिटी के लोगों से लड़कर मैं बोर हो गया हूँ। हर बार जीता तो मैं ही हूँ, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहा जीतने में। मैं शंघाई जाकर फाइट करना चाहता हूँ, वहाँ पे अपनी ताकत और स्किल्स को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ शॉन साफ मना कर देता है। तो लिन कहता है कि मुझे वहाँ के फेमस जापानीज फाइटर से लड़ना है पापा। अगर मैं जीत गया तो सोचे हमारे शहर का नाम कितना रोशन हो जाएगा। तब किमजी नाम की एक औरत वहाँ पर आती है और लिन को समझाती है कि पापा की बात मान लो, वो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। पर लिन किमजी को ताने मारता है कि ये सब कहने वाली आप होती कौन है, आप खुद तो बाहर चलाती है ना। फिर वहाँ अपना धंधा देखने के बजाय यहाँ आकर मेरे पापा पे बुरी नजर क्यों डालती हो। उनसे शादी करके मेरी सौतेली माँ बनने का इरादा है क्या। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी शॉन लिन पर चिल्लाता है कि तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, किमजी के बारे में ऐसी बात कैसे कर रहा है। लिन कहता है कि हाँ, सच हमेशा कड़वा ही तो होता है। उस रात दोस्तों अब शॉन सर्किट के साथ बैठकर अकाउंट्स चेक कर रहा होता है और कहता है कि इतना बड़ा अमाउंट काहे के लिए खर्च किया तुमने है। सर्किट कहता है कि आपके बेटे ने जो फाइटिंग में लोगों को घायल किया था, उनकी मरहम पट्टी का खर्चा तो हमें उठाना पड़ेगा ना, और आपके बेटे के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे उसके लिए भी तो थोड़े पैसे खर्च हो गए। शॉन कहता है कि ठीक है, ज्यादा ऊंचा मत बोलो, आराम से बोलो, और लिन को इस बारे में कुछ मत बताना। अगली सुबह लिन बार में जाकर 3 जगहों पे गैम्बलिंग करके जीत जाता है। फिर वो बोर होकर बाहर आता है। तो सर्किट कहता है कि पास वाले क्लब में बहुत सारी खूबसूरत वादियां, आई मीन लड़कियां आई हुई है, हम भी जाकर मजे करते हैं ना वहां पर। अब लिन कहता है कि चुप हो जा यार, मैं वैसे टाइप का लड़का नहीं हूँ, डिसेंट लड़का हूँ, दिखता नहीं क्या। तभी एक भिखारी पैसे मांगता है तो सर्किट उसको भगाने लग जाता है। पर लिन यहाँ एकदम दानवीर कर्ण की तरह सर्किट के पैसे लेकर उससे भीख में दे देता है और सर्किट से कहता है कि अब क्लब में जाने का मेरा मन कर रहा है। सर्किट चौंक जाता है कि थोड़ी देर पहले तो डिसेंट होने का यहाँ पे नाटक कर रहा था, अब क्या हो गया। वो कहता है कि क्या करूं यार, रईस जो हमारे खून में ये सब होता है वैसे, चल कहकर वो सर्किट को लेकर उस क्लब में जाता है जहाँ पर एक लड़की बहुत ही बढ़िया गा रही होती है। लिन उसके पास जाता है और लगता है वो उसको हक करने वाला है, पर नहीं, वो सिंगर के पीछे म्यूजिक बजाती हुई लड़की के पास जाकर उसका नाम पूछता है। यही है दोस्तों अपनी कहानी की हीरोइन लूसी। तब पार्क नाम का एक आदमी आकर कहता है कि मैं चांदी के 100 सिक्के दूंगा, मुझे ये लड़की चाहिए। लिन कहता है कि मैं 500 दूंगा, मुझे भी ये लड़की चाहिए। और गुस्से में पार्क अपने चेले को लेकर स्टेज पर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। लिन कहता है कि तुम खुद नहीं जानते तुम कौन हो, अगर इतना डाउट है तो अपनी माँ से पूछो, जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो। पार्क तो गुस्से में अपने चेलों को लिन से लड़ने के लिए भेज देता है। अब लड़ोगे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। पर लिन दोस्तों अब भी पैसे देकर लूसी को ले जाना चाहता है और तब लूसी कहती है मैं गलत जगह पे काम कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत काम करूंगी, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, समझे। ये कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसकी यही बात लिन को पसंद आ जाती है और वो भी उसको पसंद करने लग जाता है। फिर क्लब की ओनर लूसी को समझाती है कि वो तुम्हें 500 चांदी के सिक्के देने को तैयार है, तुम साल भर भी यहाँ काम करोगी ना तो उतने पैसे नहीं कमा पाओगी, इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। और लिन वो तो कुर्सी लगाकर वहीं पे चिपक के बैठ जाता है कि जब तक लूसी मेरे साथ नहीं आएगी मैं यहाँ से निकलूंगा ही नहीं। इसी बीच जो भी शराबी कस्टमर लूसी के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लिन उसे पीटने के लिए अपने चेलों के साथ वहाँ बिल्कुल तैयार बैठा होता है। पर लूसी बाहर नहीं निकलती। इस तरह पूरी रात बीत जाती है। सुबह तक लिन वहीं पर बैठा रहता है। अब लूसी आखिर तक नहीं आती तो सर्किट और लिन के चेले वहां से चले जाते हैं। क्या करते हैं वो, पर लिन वहीं पर बैठा रहता है बिल्कुल अकड़ के। बारिश भी होती है तो कोई उसके लिए छाता पकड़ता है। लिन कहता है कि मैं जानता हूँ सर्किट, तू आ रखा है, चुपचाप छाता लेकर निकल ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ ना तो जवाब क्यों नहीं देता। और वो मुड़कर देखता है तो वहाँ सर्किट नहीं लूसी होती है। फिर वो लिन को अपने कमरे में ले जाकर कहती है तुम चाहते क्या हो, तुम कोएन परिवार से हो ना, इस तरह लड़कियों को खरीदने का तुम्हारा इरादा ही गलत है, अपने परिवार के नाम पे कलंक लगाना चाहते हो क्या तुम। लिन कहता है कि रुको रुको रुको, जल्दबाजी में तुम्हारे मुंह से सारे शब्द गलत निकल रहे हैं। इससे पहले मैं ना तो कभी किसी क्लब में गया हूँ और ना ही किसी लड़की को मैंने गलत नजरों से देखा। तुम किसी क्लब में नहीं गए तो फिर तुम मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगी हो। अब वो भी कह देती है कि ठीक है मैं समझ गई तुम्हें क्या चाहिए। ये कहकर वो अपना ड्रेस उतारने लग जाती है तो लिन तो उसे वापस पहनाकर चुपचाप चला जाता है। अब अगले दिन लिन शॉन से कहता है कि पापा क्लब में लूसी नाम की एक लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शॉन डांटता है कि वो बस नाम का क्लब है, वहाँ लड़कियां क्या काम करती है तुम नहीं जानते, मैं अच्छे से जानता हूँ, और तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी है जो इस तरह का काम करे। लिन कहता है कि पापा वो जगह गलत है पर लूसी अच्छी है, तुम कुछ भी कह लो लेकिन मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा पापा, तो आप कौन से दूध के धुले हुए हैं, मेरी गैर हाजिरी में न जाने आप इस किमजी के साथ क्या क्या गुलछर्रे उड़ाते हो। शॉन आग बबूला हो जाता है कि इसकी इतनी हिम्मत। फिर वो उसे डांट पटकार कर वहां से बाहर भेज देता है। तो सर्किट अब लिन से कहता है कि अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते, लूसी के साथ कहीं भाग क्यों नहीं जाते। लिन कहता है कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि पापा एक न एक दिन समझ जाएंगे कि लूसी कितनी अच्छी लड़की है, देखना वो खुद शादी के लिए मान जाएंगे और तब मैं लूसी से शादी करूंगा। फिर वो वापस क्लब जाता है तो लूसी के कमरे से चीख आती है, चीख मतलब चिल्लाहट की आवाज। वो घबराकर दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि नशे में पार्क लूसी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है।
लिन तो गुस्से में उसके मुंह पे पंच कर देता है और वो वहीं पर शांत। लेकिन गिरते वक्त लूसी के हाथ में जो बड़ा हेयर पिन था वो उसके सीने में लग जाता है और बहुत खून बहने की वजह से पार्क का वही खेल खत्म। लूसी कहती है ये शराब पीकर जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि खुद को बचाने के लिए क्या करूं, और तो और ये कह रहा था कि ये सिटी का मेयर का बेटा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अब क्या होगा। लिन कहता है कि तुम डरो मत, खिड़की से बच निकलो, बाकी मैं देख लूंगा, जाओ। पर वो कहता है कि रियान नाम का एक आदमी है जो मुझे खरीदना चाहता है, उसके पास मेरा साइन किया हुआ एग्रीमेंट भी है, उसके रहते मैं उस आदमी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लिन कहता है कि तुम बच निकलो, मैं उस आदमी से तुम्हारी गुलामी का वो एग्रीमेंट ले लूंगा, जाओ, और फिर जब मैं वो एग्रीमेंट ढूंढ लूंगा तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद लिन गैम्बलिंग एरिया में जाता है जहां वो रियान को देखता है। लिन उससे लूसी का एग्रीमेंट मांगता है तो वो कहता है कि कल तुमने 500 चांदी के सिक्कों के बदले लूसी को खरीदने की कोशिश की थी, तो अब मुझसे लूसी को खरीदना चाहते हो क्या तुम? लिन कहता है कि नहीं, मुझे बस वो एग्रीमेंट चाहिए क्योंकि मैं उसे आजाद करवाना चाहता हूँ तुम्हारी गुलामी से। रियान कहता है ठीक है, अगर तुम इतने ही महान हो तो 50,000 चांदी के सिक्के देकर वो एग्रीमेंट ले लो चुपचाप, तुम ठहरे रईस घर के बेटे, तुम्हारे लिए 50,000 तो धूल के बराबर हो गया है ना। पर बात यह थी कि लिन उतने पैसे कहां से लेकर आता। वो सर्किट से कहता है कि तू जाकर कहीं से 50,000 उधार लेकर आ जा। अब सर्किट बौखला जाता है कि क्या बात करते हो मालिक, मैं ठहरा मामूली गैम्बलर, मेरे भरोसे कौन देगा इतने पैसे। और तब लिन को एक आइडिया आता है। असल में लिन बहुत ही काबिल गैम्बलर है। वो रियान के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि मेरे साथ खेलो, अगर मैं जीत गया तो तुम लूसी का एग्रीमेंट मुझे दे दोगे, और अगर मैं हार गया तो 50,000 के बजाय तुम्हें 1 लाख सिक्के दूंगा। ये डीलिंग रियान को बड़ी अच्छी लगती है तो वो मान जाता है। शुरुआत में लिन की बारी होती है। एक जार में 5 डाइस डालकर उसको हिला हिलाकर टेबल पर उलटना होता है और फिर अपोनेंट को ठीक बताना होता है कि 5 डाइस में कौन सा सिंबल ऊपर की ओर है। जो सही गेस करेगा वो जीतेगा और गलत गेस करने वाला हार जाएगा। रियान बड़ी आसानी से 5 डाइस को ठीक गेस कर लेता है, लेकिन लिन समझ नहीं पाता कि रियान को उसका ट्रिक कैसे पता चल गया। अब रियान की बारी आती है तो वो भी एक जार में 5 डाइस को हिलाकर जार को उलटकर टेबल पर रख देता है और लिन भी बिल्कुल ठीक गेस करके बता देता है। लेकिन तभी रियान अपनी छोटी उंगली से जरा सा जार पे टैप करता है जिसकी वजह से डाइस उलट जाते हैं और जब जार निकाला जाता है तो लिन का गेस एकदम से गलत हो जाता है। रियान तो बड़ा खुश होता है और कहता है कि अब तुम्हें 1 लाख देने पड़ेंगे। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास उतनी बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन गेम की शुरुआत में हमने जो एग्रीमेंट साइन किया था वो मेरे पास ही है, और अगर तुमने मुझे 1 लाख नहीं दिया तो ध्यान रखना मेरे सारे चेले तुम्हारी खाल उतार देंगे। जल्दी जाओ और पैसों का इंतजाम करो, चलो। लिन उदास होकर वहां से बाहर निकलता है तो वहां पर एक कुंफू मास्टर आता है जिसका नाम है डाओ। वो लिन को बताता है कि रियान चीटिंग करके तुमसे 1 लाख ऐंठने की कोशिश कर रहा है, अगर तुमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारे पिता से पैसे जरूर निकालेगा, और तो और वो लूसी जिसे तुम अच्छी लड़की समझते हो वो भी इसके साथ मिली हुई, ये पता है तुम्हें। अब लिन तो मानने को तैयार ही नहीं होता तो वो लिन को एक टूटे हुए मकान में लेकर जाता है और इस बात से बेखबर रियान, लूसी और वो पार्क जिसे लिन ने मरते हुए देखा था वो सभी वहां बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि लिन तो एकदम बेवकूफ निकला, लूसी की एक्टिंग देखकर वो धोखा खा गया और उसकी खातिर बेचारा 1 लाख का दांव हार गया। दोस्तों वो सब उनका ड्रामा था और अब ये सारी चीजें देखकर लिन को इतना गुस्सा आता है कि वो उनसे लड़ने पर उतर आता है। लेकिन तभी डाउ लिन को रोकते हुए कहता है कि सुनो, इनसे मैं निपट लूंगा क्योंकि मैं इन बदमाशों को अच्छी तरह जानता हूँ। अब वो उनसे कहता है कि तुम लोग जगह जगह घूमते हो और वहाँ के रईसजादों को इस तरह धोखा देकर उनसे लाखों कमाते हो, है ना? तो कुंफू एक कला है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसका मैं गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इस मसले का फैसला तो लड़कर ही निकल सकता है। एक फाइटिंग मैच रखते हैं, उसमें अगर लिन जीत गया तो तुम चुपचाप लिन का वो एग्रीमेंट उसको दे दोगे और 1 लाख के लिए लिन को तंग नहीं करोगे। और लिन कहता है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं कैसे भी करके पैसे जुटाकर इसको दे दूंगा, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लूसी का एग्रीमेंट जो रियान के पास है। यार ये किस मिट्टी का बना हुआ है भाई, लूसी ने इसके साथ धोखा किया लेकिन फिर भी ये लूसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर रियान कहता है कि वाओ, तुम लूसी को इतना पसंद करते हो तो चलो मैं भी थोड़ा दाम बढ़ा देता हूँ, अब बताओ तुम लूसी के लिए क्या दांव पे लगा सकते हो। लिन झट से कह देता है कि मैं अपने पापा की फैक्ट्री तुम्हारे नाम करवा दूंगा। रियान कहता है कि अरे अरे फैक्ट्री का मैं क्या करूंगा, उसकी कीमत बहुत कम है, तुम मुझे अपना घर क्यों नहीं दे देते जिसमें तुम और तुम्हारे पापा रह रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर लिन अपनी बेवकूफी साबित कर देता है और कहता है कि ठीक है, अगर मैं हार गया तो अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब अगले दिन इनकी फाइट होती है दोस्तों, लेकिन लगता है लिन के साथ लड़ने को कोई तैयार ही नहीं है। लिन पूछता है कि क्यों, क्या हो गया, डर गए सब हैं? तो इस पर वो स्टेज के दूसरे कोने में खड़े दाऊ की ओर इशारा करके कहता है कि वो लड़ेगा तुमसे। ओ फिर धोखा हो गया बेचारे के साथ। लिन तो चौंक जाता है कि कल जो मुझे सपोर्ट कर रहा था वो मुझसे लड़ेगा। वो कहता है कि तुम भी कैन के साथ मिले हुए हो। डाउ कहता है कि अरे बेटा बहुत देर समझते हो तुम, लड़ूंगा तो मैं ही, बोलो हिम्मत है मुझसे लड़ने की। लिन कहता है तो तुम भी धोखेबाज निकले। हाँ कोई बात नहीं, मुझसे लड़कर जीतने वाला इस पूरे जिले में नहीं है, देखना जीत तो मेरी होगी। ये कहकर लाल आंखें और दिल में आक्रोश लिए लिन भागकर उसको एक तगड़ा पंच मारने की कोशिश करता है, पर दाऊ बड़ी आसानी से डिफेंड कर लेता है। और ये क्या दोस्तों, लिन जितनी भी कोशिश करे वो एक बार भी दाऊ को मार नहीं पाता, उल्टा दाऊ लिन को पटक पटक के मारता है। लिन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। हर बार जब वो गिरता है तो सिर्फ लूसी को देखता है और इस तरह लिन को बहुत ही बुरा पीट कर सड़क पे फेंक कर वो चला जाता है। अब यहाँ के लोग जो बात बात पर लिन की जय जयकार करते थे वो भी लिन को अनदेखा करके चले जाते हैं। आखिर में शॉन आकर उसको घर लेकर जाता है और उसके घाव पर मरहम पट्टी करने में लगा होता है। वो कहता है कि तू फिक्र मत कर बेटा, जरूर उसने चीटिंग करके तुम्हें हराया होगा। और तभी दोस्तों सर्किट दरवाजा खोलता है और रियान, पार्क, दाऊ, लूसी चारों घर में आ जाते हैं। शॉन पूछता है कि ये लोग कौन है बेटा, तुमने बताया नहीं कि मेहमान आने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रियान के गैंग ने लिन का घर हथियाने का प्लान बना लिया था, लेकिन उन्हें पता
नहीं था कि लिन की कमजोरी क्या है जिसके बल पर वो लिन को धोखा दे सके। तब उन्होंने सर्किट को पैसों का लालच देकर लिन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया कि उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, साथ ही ये भी कि गैम्बलिंग में वो किस तरह की ट्रिक्स यूज करता है वगैरह वगैरह। उसके बाद ही सर्किट लिन को क्लब में लेकर गया और लूसी ने अपना जाल बिछाया जिसमें लिन फंस गया क्योंकि वो लूसी से बहुत प्यार करने लग गया था। फिर पार्क ने लूसी के साथ बुरा करने की एक्टिंग की और लिन के सामने लूसी का हेयर पिन चुभाने से वो मर गया। ये सब इनकी एक्टिंग थी और इनके प्लान का एक हिस्सा था। फिर लिन को उकसाकर उसे गैम्बलिंग और फाइट के लिए ललकारा और आखिरकार उसका घर दाव के नाम करवा लिया। ये सारी बातें जानकर लिन गुस्से में सर्किट से पूछता है कि मैंने तुम्हें अपना नौकर नहीं अपना दोस्त समझा। अरे तुम्हें किस चीज की कमी महसूस हो गई थी यार जो तुमने मेरे साथ ऐसी गद्दारी कर दी। सर्किट कहता है मैं क्या करता मालिक, आप मुझे भले ही दोस्त मानते थे पर मैं तो था नौकर ही ना। मुझे जिंदगी भर आपका पालतू कुत्ता बनकर आपके आगे घूमना फिरना थोड़ी ना था। मैंने भी मालिक बनने का फैसला किया जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे और तब मुझे ये सुनहरा मौका मिल गया माल कमाने का। मैंने वो मौका पकड़ लिया और अब मैं इस गैंग के साथ मिल गया हूँ। फिलहाल तो शॉन सर्किट को डांटता है कि तुमने ऐसी नमक हरामी की, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों शॉन तो अभी तक ये नहीं जानता था कि उसका ये घर अब दाव के नाम हो चुका है। वो कहता है कि निकल जाओ तुम मेरे घर से अभी के अभी। सर्किट कहता है कि आप बड़े नादान निकले बड़े मालिक, ये घर अब आपका नहीं इन लोगों का है। आपके बेटे ने इस लड़की के प्यार में घर इनके नाम कर दिया। सोचिए दोस्तों शॉन की क्या हालत हुई होगी इस समय। वो तो उल्टा लिन को मारने के लिए हाथ उठाता है लेकिन वो अपने बेटे को मार नहीं पाता। बेचारा अपना सीना पकड़कर रोता है कि कैसी औलाद है मेरी। लेकिन तब भी लिन दाव से यही कहता है कि तुम लोगों ने मेरा सब कुछ तो छीन लिया, मुझे इसका अफसोस नहीं है, लेकिन लूसी की गुलामी का जो एग्रीमेंट है वो मुझे दे दो बस। और इस पर तो वो ठाका मारकर हंस पड़ते हैं कि अबे गधे, तू अभी तक समझा नहीं क्या? लूसी हमारी गुलाम नहीं, तुम्हें लूटने का आइडिया खुद उसी ने दिया था। वो हमारी गैंग की मेन मेंबर है। बस दोस्तों ये सुनकर लिन पूरी तरह टूट जाता है और फिर जरूरत की कुछ चीजें लेकर बाप बेटा घोड़ा गाड़ी में अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। बहुत तेज बारिश भी होती है और रास्ते में इनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और फिर बाप बेटा मिलकर किसी तरह उस गाड़ी को बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। इनका सब कुछ लुट चुका था लेकिन यहाँ गाड़ी बाहर निकालने की खुशी में दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। अब लिन शॉन के पैर पड़ता है कि मुझे माफ कर दो पापा, मैं गलत रास्ते पे चला गया था, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ देखना पड़ा और आपका सब कुछ खो गया। कहकर वो बहुत ही रोता है। शॉन भी उसको माफ कर देता है और कहता है पैसों का क्या है बेटा, वो तो कभी भी कमाया जा सकता है। और वहाँ रियान का गैंग लिन के घर पर कब्जा किए बैठा होता है। वो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि अगर लिन और शॉन को पता चल गया कि हमने इस घर को अपने नाम क्यों करवाया तो शायद वो हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए हमें बाप बेटा दोनों को खत्म कर देना चाहिए। अब ये सुनकर तो लूसी शॉक हो जाती है और कहती है तुम लोग तो सिर्फ पैसों के लिए सब कर रहे थे और अचानक उन दोनों मासूम आदमियों को मारने की बात क्यों कर रहे हो तुम? रियान कहता है कि क्या है ना, अब मेरा इरादा बदल चुका है। वैसे लिन के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गई? वो ना में जवाब देती है कि नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो। रियान भी कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो तुम खुद जाकर लिन का कत्ल कर दो जाओ और ये पार्क को भी साथ लेकर जाओ। दूसरी ओर लिन और शॉन पहाड़ के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी लिन देख लेता है कि दो लोग मास्क पहनकर घोड़े पर इनका पीछा कर रहे हैं। उनके हाथ में तलवार भी होती है। तो लिन समझ जाता है कि ये लोग जरूर हमारी जान लेने के लिए आए हुए हैं। लिन को अपनी नहीं लेकिन अपने पापा की बहुत चिंता होती है और वो घोड़े को जोर से मारता है जिसकी वजह से घोड़ा गाड़ी को और तेज खींच लेकर जाता है। गाड़ी के अंदर शॉन होता है। इतने में वो दोनों घुड़सवार वहां पर आ जाते हैं। दोस्तों असल में लूसी और पार्क होते हैं। वो लूसी लिन के साथ लड़ने लग जाती है तो इसी बीच पार्क शॉन को खत्म करने के लिए गाड़ी का पीछा करता है। और यहाँ पर तो क्या बताऊं मैं, लूसी और लिन के बीच में घमासान लड़ाई होती है लेकिन आखिर में लूसी लिन की गर्दन पर चाकू रख देती है। अब यहाँ पर वो चाहती तो लिन की जान ले सकती थी लेकिन वो ऐसा नहीं करती बल्कि कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है, मुझे माफ कर दो और प्लीज इस वक्त यहाँ से बच निकलो। कहकर वो चाकू अपने पेट में घोंप लेती है। लिन तो चौंक कर उसे पकड़ लेता है। इतने में पार्क भी लौट आता है क्योंकि वो शॉन की गाड़ी को ढूंढ नहीं पाया था। इन दोनों को देखकर वो समझ जाता है कि लूसी अब लिन के पक्ष में है और वो उससे प्यार भी करने लगी है। तो वो खुद इन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें दोस्तों लिन के हाथ में चोट भी आती है। इसी बीच पार्क लूसी की जान लेने के लिए भागा चलाता है लेकिन लिन बीच में आकर खुद पे चाकू ले लेता है। लूसी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि उसने हमेशा लिन का बुरा ही किया था लेकिन फिर भी लिन उसे बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। इतने में पार्क दोनों को लात मारकर पहाड़ से नीचे धकेल देता है। दोस्तों अब अगले सीन में पार्क दाव को बता रहा होता है कि लूसी लिन से प्यार करती है इसलिए मेरे पास उन दोनों को जान से मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने दोनों को पहाड़ से नीचे लात मारकर धकेल दिया। अब तक तो दोनों मर चुके होंगे वैसे। और सर्किट छुप कर इनकी बातें सुन लेता है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो अमीर बनना चाहता था और नौकर रहने के बजाय मालिक बनना चाहता था लेकिन वो हरगिज लिन की जान नहीं लेना चाहता था। लिन की मौत की खबर सुनकर वो एक कमरे में बैठकर रोने लग जाता है। दूसरी ओर लिन और लूसी को दिखाते हैं जो खुशकिस्मती से दोस्तों जिंदा बच गए थे लेकिन लूसी का बहुत खून निकल रहा होता है। अब लिन उसे उठाकर लेकर जाता है। वहाँ कई भेड़िए भी आ जाते हैं। साथ ही लिन बहुत ही कमजोर भी हो गया था तो वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने शॉन होता है लेकिन होश में आते ही वो सबसे पहले ये पूछता है कि लूसी तुम्हें क्या हुआ है? अब यहाँ पर शॉन को बड़ा गुस्सा आता है कि अबे मैंने इतने साल तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने भेड़ियों से तुझे बचाया लेकिन होश आते तुझे ये पूछने की नहीं सूझी कि पापा आप ठीक हो या नहीं, तुझे बस लूसी की पड़ी हुई है। लिन कहता है कि मजाक मत करो पापा, लूसी कैसी है? शॉन कहता है कि देख मुझे गुस्सा मत दिला, बार बार उसका नाम लेगा तो तेरा सर फोड़ दूंगा। तब वहाँ पर किमसी आती है और कहती है अरे यार तुम दोनों फिर शुरू हो गए क्या? पहले लिन को ये दवा लगाओ। बेटा लिन तुम फिक्र मत करो, ये मेरा बार है और तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगे। किमसी चाहे जितनी भी मदद करें लेकिन न जाने क्यों दोस्तों लिन किमसी पर बड़ा गुस्सा होता है। दूसरी ओर सर्किट को दिखाते हैं जो जंगल सिटी के कुछ वर्कर से बात करता है। वो बताता है कि लिन और शॉन अपना घर खाली करके दूसरे शहर चले गए हैं। अब उस घर को किसी और ने खरीद लिया है और नया मालिक उस घर को रेनोवेट करवाना चाहता है। कौन कौन वहाँ पर काम करेगा बताओ? सभी हाथ उठाते हैं। पर एक आदमी कहता है कि तुम तो लिन के नौकर थे ना, तुम लोगों ने लिन को उसी के घर से निकाल कर बाहर कर दिया ना। और तो और हम लिन को बड़ा ताकतवर और काबिल फाइटर समझ रहे थे लेकिन वो दाव के आगे टिक नहीं पाया। अब ये सुनने के बाद सर्किट को आ जाता है गुस्सा और वो कहता है कि बेकार
की बात मत करो, मैं उस घर में काम करने के लिए तुम्हें दोगुने पैसे दिलवाऊंगा, बोलो काम करना है या नहीं। अब दोगुने पैसों की बात सुनकर सभी की बोलती बंद हो जाती है और सारे के सारे काम के लिए आ जाते हैं। उसमें पैरी भी होता है दोस्तों। ये पैरी वही है जो शुरू में लिन के साथ लड़ा था। यहाँ लिन को दिखाते हैं तो किम्सी के बारे में होता है। लूसी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब शॉन लिन से पूछता है कि इस लड़की की वजह से हमारा सब कुछ लुट गया और तुम हो कि इसको बचाने पे तुले हुए हो, क्यों? लिन कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन लूसी उतनी भी बुरी नहीं है, इसने मेरे खातिर अपनी जान जोखिम में डाली है। फिर लिन बाहर टेबल पर उदास बैठा होता है दोस्तों। किम्सी पूछती है तुम इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो? वो कहता है कि मैं सबसे काबिल फाइटर था, लेकिन दाऊ को मैं एक भी बार मार नहीं पाया, लगता है मुझे कुंफू आता ही नहीं। अरे बेवकूफ जैसी बात मत करो बेटा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना है बस। हाँ वैसे तुम्हारे स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें एक अच्छे कुंफू मास्टर की जरूरत होगी। और तब वहाँ पर एक भिखारी आता है जिसे लिन ने एक बार पैसे दिए थे। लिन वैसे चौंक कर पूछता है क्या यही है वो कुंफू मास्टर है? मैं एक भिखारी से कुंफू सीखूंगा? किम्सी कहती नहीं रे पागल, ये कुंफू मास्टर नहीं है, कुंफू मास्टर तो मैं हूँ। अरे मजाक मत करो किम्सी। ये कहकर लिन बार में आ जाता है। वहाँ पर पैरी और उसका दोस्त शराब पी रहे होते हैं। लिन को देखकर वो ललकारता है कि तुम्हारे पास अब धन दौलत कुछ नहीं है, तुम्हारी और मेरी औकात अब एक बराबर है, इसी बात पे हो जाए जरा लड़ाई। लिन भी मान जाता है और दोनों की होती है घमासान लड़ाई। अब मूवी की शुरुआत में तो लिन ने पैरी की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन अब पैरी की हर एक मार लिन पर इतनी कमजोर पड़ती है कि वो खून की उल्टी करने में लग जाता है। लिन खुद भी चौंक जाता है कि ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। वो पैरी से पूछ लेता है कि पहले की लड़ाई में तुम मुझे छू तक नहीं पाते थे, अचानक तुम में इतनी शक्ति कहां से आ गई? इस पर पैरी कहता है कि सुनो, इस सवाल का जवाब तुम अपने बाप से पूछो। हर फाइट में तुम्हें जिताने के लिए तुम्हारा बाप मेरे जैसे काबिल फाइटर्स को पैसे देता था ताकि हम जानबूझकर तुमसे हार जाएं। असल में तो तुम्हें ढंग का कुंफू आता ही नहीं। इसी बीच दोस्तों किम्सी वहां पर आती है और पैरी से लड़कर बड़ी आसानी से उसको हरा भी देती है और कहती है कि मैं मानती हूँ तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो, पर इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता कि तुम मेरे लिन के साथ लड़ने की जरूरत करो। सुनो सुनो, आइंदा मेरे बार में कदम रखा तो दोनों टांगे तोड़कर रख दूंगी, समझे? निकलो यहाँ से। इस तरह वो पैरी को अपने बार से बाहर भगा देती है। अब लिन गुस्से में सीधे अपने पापा के पास जाकर कहता है कि अच्छा तो आप भी मेरे साथ धोखा करते थे, मैंने जिन लोगों पे विश्वास किया सबके सब गद्दार निकले, लेकिन आपने मेरा सगा बाप होकर मुझसे आज तक झूठ बोला कि मैं एक काबिल फाइटर हूँ, और तो और हर मैच में आपने मेरे अपोनेंट्स को पैसे देकर मुझे जिताया, क्या फायदा हुआ इसका? क्या आपने ठीक नहीं किया पापा? शॉन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता और वो आंखों में आंसू लिए बड़े दुख के साथ अंदर चला जाता है। उस रात लिन वहां पर रखी सारी शराब की बोतलें तोड़ने में लगा होता है और तब लूसी को आ जाता है होश और वो लिन का गुस्सा देखकर कहती है देखो मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन अपने पापा के नजरिए से देखो तो उनका क्या तुम्हें गलत नहीं लगेगा? वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी से भी हारे, इसमें गलती क्या है? अगले सीन में पैरी और उसका फ्रेंड काम के बाद चाय पीने बैठते हैं तो फ्रेंड पूछता है ये लोग हमें घर के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ लेकर आए थे, पर रोज हम सिर्फ गड्ढे खोद रहे हैं, घर का रेनोवेशन करवाने का तो नाम ही नहीं ले रहे। पैरी कहता है कि हाँ सही बात है, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और तब वो लिन के साथ हुई लड़ाई का जिक्र करता है, जिसको सुनकर सर्किट पूछता है क्या तुम सच में लिन से लड़े थे? पैरी कहता है कि हाँ कल की बात है, किम्सी के ही बार में कल हम दोनों लड़े थे। ये सुनकर सर्किट की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि लिन चलो जिंदा है। तो पैरी और उसके फ्रेंड को कुछ पैसे पकड़ाकर वो कहता है प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना कि लिन मरा नहीं। अब उस रात शॉन लिन को बताता है कि तुम हमेशा शंघाई जाकर फाइट करना चाहते थे ना, लेकिन मैं तुम्हें मना क्या करता था। उसकी एक वजह बेटा, क्योंकि कई साल पहले तुम्हारी माँ मार्शल आर्ट्स में बहुत ही नामी फाइटर थी। एक बार वो जापानीज फाइटर्स के साथ मुकाबला करने शंघाई गई और उसने वहाँ के हर फाइटर को अपनी ड्रंकन फाइट के जरिए हरा दिया, लेकिन आखिर में डॉन नाम के एक फाइटर से वो हार गई क्योंकि डॉन ने फाइटिंग के दौरान तुम्हारी माँ को जहर दे दिया था। इसी वजह से तुम्हारी माँ भी मर गई। तुम जिस किम्सी के साथ हमेशा से नफरत करके पेश आते रहते हो ना, वो और कोई नहीं तुम्हारी माँ की सगी बहन है। उसने अपनी दीदी के कातिल डॉन से बदला लेने का फैसला किया और उसे अपने जाल में फंसाकर एन मौके पे उसका कत्ल भी कर दिया। उसके बाद हम शंघाई से सीधे जंगल आ गए। जीत हासिल करने के लिए जापानीज फाइटर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें वहां जाने से मना करता था। पर अगर तुम एक अच्छे कुंफू फाइटर बनना चाहते हो तो तुम्हें किम्सी को अपना कुंफू मास्टर स्वीकार करना होगा बेटा, उससे बेहतर फाइटर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अब सच जानकर किम्सी से वो माफी मांगता है कि बचपन में न जाने मेरे दिल में क्या बात बैठ गई जो मैं आपको हमेशा गलत समझा करता था। प्लीज मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुझे कुंफू के तौर तरीके सिखाइए। किम्ची इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम मेरे बेटे हो लिन, तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगेगी, मैं तुम्हें कुंफू जरूर सिखाऊंगी। अगले दिन से दोस्तों वो लिन को ड्रंकन फाइट सिखाने में लगी होती है और बताती है इस फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नशा। वो लिन को खूब सारा शराब पिलाती है, इतना पीकर लिन बेहोश हो जाता है क्योंकि लिन पहली बार इतना पिया था, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत पड़ने लग जाती है। अब वो खाने में शराब, पानी में शराब, हर वक्त शराब ही शराब पीने में लगा होता है। शुरू में तो वो नशे में लड़खड़ा कर गिर जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके ड्रंकन फाइटिंग स्किल्स काफी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। इतना ही नहीं, लिन और लूसी के बीच प्यार भी हो जाता है। यहाँ दोस्तों लिन के घर में रियान दाऊ से पूछता है कि हम कई दिनों से इस घर में गड्ढे खोद रहे हैं, क्या आपको यकीन है कि वो खजाना यहीं पे है? वो कहता है कि कई साल पहले यहाँ पर बाढ़ आ गया था, उस वक्त लोगों की मदद के लिए जो धन इकट्ठा किया गया था उसे एक मंत्री ने अपनी तिजोरी में छुपा लिया था। उसकी कीमत करोड़ों में होगी। उस मंत्री को बड़ी टेंशन होने लग गई कि इस धन के बारे में किसी को पता चलेगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उसने बहुत सारा सोना खरीद कर अपने घर में रखा हुआ था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका भी घर बाढ़ के आने के बाद मिट्टी में दब जाएगा। तो कई सालों तक वो घर और उसके आसपास की जगह मिट्टी के अंदर दबी पड़ी रही। उसके बाद उस जगह पे ये घर बना और 10 साल पहले लिन के पिता ने इस घर को खरीदा था, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि सारा सोना इसी घर के नीचे दबा पड़ा होगा। यहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों ने सिर्फ 1 लाख चांदी के सिक्कों के लिए लूसी का इस्तेमाल करके लिन को नहीं फुसलाया था, बल्कि इस घर के नीचे जो इतना सारा सोना था उसी के लिए ये सारा प्लान बनाया था। पर अब इनकी सारी बातें सर्किट सुन लेता है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जिन कंस्ट्रक्शन वर्कर को यहाँ सुराग खोदने का काम पे लगाया था वो आए दिन गड्ढे खोदते खोदते तंग आ जाते हैं और कहते हैं कि
इतने दिन हमने यहाँ पर काम किया, उसके पैसे तो दो, हमें घर जाकर अपने बीवी बच्चों को तो पालना ही है। पर दाव पैसे देने से इनकार कर देता है तो पैरी लड़ने लग जाता है कि पैसे तो हम लेकर रहेंगे। इसी बीच दोस्तों रेयान, जो असल में एक जापानीज है, वो अपने चेलों के हाथ में चाकू देकर पैरी से लड़ने को कहता है। पर पैरी भी कोई मामूली आदमी नहीं होता, वो बड़ा काबिल फाइटर है, वो अकेला सबसे लड़ता है। पर तब दाव बीच में आ जाता है और निंजा सोर्ड से पैरी पर अंधाधुंध वार करके उसको वहीं पर मार डालता है। फिर वो दूसरों से भी कहता है कि सुनो, अगर तुम में से किसी और को भी घर जाना है तो बता दो, मैं तुम्हें घर नहीं सीधे नरक में पहुंचा दूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर बाकी लोग काम पे लग जाते हैं। उस रात सर्किट वहां से बच निकलने की सोचता है और तब दाव रियान से कहता है कि जब हमें सोना मिल जाएगा तो इन सारे वर्कर्स को मार डालेंगे, क्योंकि इस सोने का रहस्य और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर तो सर्किट कांप उठता है और सीधे लिन को बताने जाता है। वहां लिन और लूसी क्लोज हो रहे होते हैं और दोनों किस करने वाले होते हैं कि कबाब में हड्डी बनकर ये सर्किट वहां पर टपक पड़ता है। वो लिन के पहले पैर पकड़कर माफी मांगता है कि चलो शुक्र है तुम जिंदा बच गए मालिक, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैं तो बस तुम्हारी तरह अमीर बनना चाहता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जान पे बनाएगी। मैं तो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि तुम जिंदा हो और तुम जिंदा हो। तुम्हें पता है उस दाऊ ने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा घर इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारे घर के नीचे ढेर सारा सोना गड़ा हुआ है। उसी के लालच में वो और रियान मिलकर पूरे घर में गड्ढे खुदवा रहे हैं और तो और सोना मिलते ही वो सारे वर्कर्स को मार भी डालेंगे। लेकिन इस बार लिन को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी लिन को धोखा दे चुका है, जिसकी वजह से लिन का सब कुछ लुट चुका है और लिन की जान तक आने वाली थी उसकी वजह से। इस पर फिर सर्किट दुखी होकर बाहर चला आता है। लेकिन लूसी बताती है कि सर्किट जो सच कह रहा है, उस सोने की खातिर ही दाऊ ने तुम्हारे साथ ये गेम खेला और वो घर अपने नाम करवा लिया। लिन उसको काफी सुनाता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो लूसी कहती है मुझे लगा अगर तुम्हें ये बात पता चली तो तुम इन लोगों से भिड़ने जाओगे और फिर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है ना, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताई। दूसरी ओर लिन के घर में जो खुदाई का काम चल रहा होता है उसमें वर्कर्स आखिरकार सोने का पता लगा ही लेते हैं। दाव और उसके साथी सातवें आसमान में होते हैं दोस्तों कि अब हम माला माल हो जाएंगे। वो सारा सोना पैक करने में लगे होते हैं और तब लिन और उसके साथ ही दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। लिन तो सर्किट को डांटता है कि अबे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ इतने सारे आदमी हैं। वो कहता है मैं भूल गया था मालिक। अबे सर्किट तेरी याददाश्त ना कसम से। लेकिन अब क्या करते दोस्तों, आगे लिन और बाकी लोग दुश्मनों को चुन चुन के पीटते हैं। मरे हुए पैरी को देखकर लिन को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो जानता है कि पैरी कितना काबिल फाइटर था। फिर वो सुरंग में उतरकर दाव से लड़ना शुरू करता है। पर दोस्तों इस बार दाव को भी मार पड़ती है। आखिरकार वो लिन के पेट में एक दमदार किक मारता है तो लिन उड़कर वहां रखे शराब के मटके पर गिरता है। दाव कहता है कि तुम्हारी फाइट में काफी इंप्रूवमेंट आ गई है, लेकिन बेटा तुम हरगिज़ मुझे नहीं हरा पाओगे। और तब लिन को किमजी की बात याद आती है कि ड्रंकन फाइट के लिए सबसे जरूरी होता है नशे में होना। आसपास इतनी सारी शराब देखकर लिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो ढेर सारी शराब पी जाता है। फिर क्या था, अब वो फाइट के लिए है पूरी तरह से तैयार और दाव को धनाधन पीटना शुरू कर देता है। दाव की तो हालत यह हो जाती है कि वो खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाता। असल में दाव का प्लान था कि वो सारा सोना ले लेगा और फिर वर्कर्स को इस सुरंग में बंद करके बॉम्ब से उड़ा देगा, इसीलिए उसने बॉम्ब भी रखा होता है। लेकिन लिन के रहते वो सब होने से रहा। वो अपने हाथों में कपड़ा बांधकर उसे शराब में भिगोता है और फिर उस पर आग लगाकर दाव को मारना शुरू करता है। दाव समझ आता है कि अब वो जीत नहीं सकता, तो वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे हरगिज नहीं हारूंगा। ये कहकर वो बॉम्ब के फ्यूज में आग लगा देता है और इतनी देर लड़ने की वजह से लिन थक कर वहीं पर गिर जाता है। तब दोस्तों वहां पर सर्किट आता है और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान देने के इरादे से बॉम्ब पर गिर जाता है। उसने सोचा था कि ऐसा करने से वो खुद मरकर इस जगह और लिन को बचा लेगा, लेकिन ये क्या, बॉम्ब तो फटता ही नहीं। उससे दोस्तों अपनी हंसी रोकी नहीं जाती और ढाका मारकर हंसते हुए वो मुड़ता है। तो हमें दिखाते हैं कि जब ये बॉम्ब पे गिरा था तो डर के मारे इसने सुसु कर दिया था, इसी वजह से आग बुझ गई और बॉम्ब नहीं फटा। खैर आखिरकार दाव की जान चली गई। फिर ये लोग सारा सोना उस शहर में बाढ़ से पीड़ित लोगों में बांट देते हैं। और अब शॉन लिन से कहता है कि शुरू में मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें शंघाई जाकर फाइट करने से रोक रहा था, लेकिन बेटा अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया है कि तुम वहां भी जाकर अपनी माँ का नाम रोशन करोगे। तुम शंघाई जरूर जाना और अपना सपना पूरा करो। अब दोस्तों बाकी के आम लोग जो लिन को ताना मार रहे थे वो उसकी फिर से जय जयकार करते हैं। एक इंसान की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसके अच्छे गुण ही हमें बताते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। उस हिसाब से अब लिन लोगों के बीच एक सच्चा हीरो बनकर सामने आया और आखिर में लिन और लूसी शंघाई के लिए निकलते हैं और वहां जाकर लिन जापानीज फाइटर से लड़कर अपने शहर और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा।